डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आने वाली थ्योरीज, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स थ्योरीज कह सकते हैं या थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली थ्योरी आर्हेनियस है, जिसको हम आर्हेनियस थ्योरी कह सकते हैं, और दूसरी है कोलिजन थ्योरी। फिलहाल आज हम आर्हेनियस थ्योरी के बारे में कुछ बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं ताप पर निर्भर करती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और ये माना जाता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो इसी पर ध्यान देते हुए आर्हेनियस ने अभिक्रिया की वेग या वेग स्थिरांक कह सकते हैं और अभिक्रिया के ताप टेम्परेचर, इसके बीच में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और एक संबंध स्थापित भी किया, जिसमें अभिक्रिया का वेग ताप के बढ़ने पर चरघातांकी रूप से बढ़ता है, और उसने एक रिलेशन भी दिया, एक संबंध स्थापित किया, जिसको कि आप यहाँ समीकरण 1 में देख पा रहे हैं। K बराबर A डॉट e रेज टू दी पावर माइनस e अपॉन आर टी। K यहाँ पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, A कांस्टेंट है जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, E सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसके बारे में अपन अभी बात करेंगे, R स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, और T टेम्परेचर या ताप है, परम ताप। फिजिकल केमिस्ट्री में ताप को हमेशा परम ताप के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कहीं पर भी इसको हम प्रयोग में लाएं। तो इस समीकरण के आधार पर हम टेम्परेचर और अभिक्रिया के वेग में संबंध बता सकते हैं, और इसी के आधार पर या इसी इक्वेशन को यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा को भी ज्ञात किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे, ये तो एक मूलभूत इक्वेशन है, इस इक्वेशन को निकालने की या स्थापित करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। इसको हम मैथमेटिकली आगे कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। आर्हेनियस ने कुछ सिद्धांत दिए, जिसके आधार पर कुछ उसने कैलकुलेशन करी थी, जिसको कि हम अभिग्रहित या पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं या कहते हैं। ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले हम गैसों का अध्ययन कर चुके हैं, वही सब कुछ बातें यहाँ पर भी हैं। उसके अभिग्रहित में पहले उसने कहा कि अणुओं की ऊर्जाएं समान नहीं होती। गैस में भी हम बात कर चुके हैं कि गैस के अणुओं की ऊर्जाएं या उनका वेग समान नहीं होता, और इसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रियाकारी अणुओं की ऊर्जाएं भी समान नहीं होती, उनका वेग भी समान नहीं होता। जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कम वेग से लेके और उच्च वेग तक के अणु गैस में उपस्थित होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कम ऊर्जा और अधिक ऊर्जा के अणु, क्रियाकारी अणु उपस्थित होते हैं, और अभिक्रिया होने का कारण है अणुओं के बीच में टक्कर या कोलिजन, जिसके उपरांत कोई उत्पाद बनता है। परंतु ऐसा नहीं है कि सभी टक्कर उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है या हमारे उत्पाद बना सकती है। कुछ टक्करें ही ऐसी होती हैं क्रियाकारी अणुओं की जो कि उत्पाद में परिवर्तित होती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उन अणुओं के पास एक निश्चित ऊर्जा हो, जिसे कि हम न्यूनतम ऊर्जा कहते हैं, और इसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। और जिन अणुओं के पास ये ऊर्जा होती है उन्हें सक्रिय अणु कहा जाता है। तो सक्रिय अणु वो हैं जो कि टक्कर के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित होते हैं।
और इन सक्रिय अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा, और संख्या जितनी कम होगी सक्रियण ऊर्जाओं की, अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होगा। और दूसरी बात, इस सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा, सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। समझ रहे हैं ना आप? सक्रियण ऊर्जा का, एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना कम होगा, ज्यादा से ज्यादा अणु उस ऊर्जा को रख पाएंगे, और सक्रियण ऊर्जा दूसरा, ताप बढ़ाने पर सक्रिय ऊर्जा या सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। गैसों में भी हम कह चुके हैं कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे अणुओं का वेग बढ़ता है या अणुओं की ऊर्जाएं बढ़ती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, और जब संख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि उनका वेग भी बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। और इस सक्रिय अणु टकराने के बाद एक सीधे ही अपने उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स या संकुल बनाते हैं, जिसको कि हम सक्रियत संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स विघटित होकर या डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट या उत्पाद में परिवर्तित होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये एक तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का उसका अभिघेत या पोस्टुलेट है। अब हम बात करेंगे इस एक्टिवेशन एनर्जी की, सक्रियण ऊर्जा की। क्रियाकारक के जितने भी हमारे सक्रिय अणु हैं वो टकराने के बाद प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं। और आर्गेनियस ने कहा कि टकराने के बाद जितने भी हमारे पास अणु हैं टकराने वाले, उनकी यदि ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होगी, यानी सक्रियण ऊर्जा से अधिक होगी, वही उत्पाद में परिवर्तित हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन अणुओं को एक तरीके से जो क्रियाकारी अणु हैं उनको एक ऊर्जा अवरोध पार करना होता है, एक बैरियर पार करना होता है, जिसको कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, एक ऊंची पीक सी है, उस पीक को या उस चढ़ाई को पार करना होता है। इसे हम दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ये एक फिजिक्स का टर्म है, थ्रेशोल्ड, वहाँ भी काम आता है, और यहाँ पर भी है एक, जैसे हम घर की दहलीज बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ये दहली ऊर्जा है। इस ऊर्जा को पार करके ही कोई क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी जो है, क्योंकि अणुओं की खुद की भी कुछ ऊर्जा है और उनको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ एडिशनल एनर्जी चाहिए उस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए। तो वो जो एक एक्स्ट्रा एनर्जी है वही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यदि इक्वेशन के रूप में यदि हम बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा इस दहली ऊर्जा और अणुओं की जो औसत ऊर्जा है, खुद की ऊर्जा है, उसके अंतर को सक्रियण ऊर्जा कह सकते हैं। तो यदि अणुओं के पास ऊर्जा इस दहली ऊर्जा से या थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक है, तब तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, नहीं तो वो वापस टकराकर अपने क्रियाकारक अणु के रूप में वापस आ जाते हैं या बैरियर से नीचे उतर जाते हैं। सिंपल से यदि हम बात करें, यदि टीला छोटा है तो हम उसको आसानी से पार कर पाते हैं, और यदि कोई ऊंची पहाड़ी अपने चोटी हो पहाड़ की तो उसको पार करने में अपने को दिक्कत आएगी, ज़्यादा एनर्जी की अपने को आवश्यकता होगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी का है।
तो इस दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते। तो ये जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो इस बैरियर के उच्चतम बिंदु पर उपस्थित मान सकते हैं, यानी उसकी ऊर्जा उच्चतम होती है। जो हमारे क्रियाकारक अणु हैं उनसे अधिक ऊर्जा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की होती है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, और इसकी आयु भी बहुत कम होती है। इसीलिए ये बहुत जल्दी ही विघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे किसी भी अभिक्रिया के लिए एक कॉम्प्लेक्स का बनना या सक्रिय संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना एक आवश्यक चीज़ है, एक स्टेप है, यानी 2 स्टेप प्रोसेस इसको हम मान सकते हैं, जिसमें कि क्रियाकारक पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बनता है और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की आयु कम होती है और अस्थायी होता है, और इसलिए बहुत जल्दी ही ये विघटित होकर प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। इस सक्रियण ऊर्जा को या एक्टिवेटेड एनर्जी को हम इसी आर्हेनियस थ्योजने की इक्वेशन से ज्ञात भी कर सकते हैं, यानी इसका पर आधारित कुछ केमिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी अपने को सॉल्व करनी पड़ सकती है। तो इस एक्टिवेटेड या इस सक्रियण ऊर्जा को निकालने के लिए 2 विधियां हम काम में लेते हैं। एक ग्राफिकल मेथड है या आलेखी विधि है, और दूसरा टेम्परेचर से ज्ञात कर सकते हैं। आलेखी विधि में या ग्राफिकल मेथड में आप यहाँ पर देखें कि पहली इक्वेशन जो कि आर्हेनियस ने दी थी, k बराबर a इंटू ए रेज़ टू द पावर e अपॉन RT, इसको हम लॉग लेकर परिवर्तित कर सकते हैं। इक्वेशन 2 नेचुरल लॉग के रूप में लिखी गई है, और फिर इसको लॉग बेस 10 में परिवर्तित करके इक्वेशन 3 के रूप में अपन ने इसको लिखा है। इस तीसरी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके यानी आगे पीछे करके इक्वेशन 4 के रूप में लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो log a है वो हमने चौथी इक्वेशन में बाद में कर दिया है, और एक्टिवेटेड एनर्जी वाला पद पहले ले लिया है। ये सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हमने इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखा है या इसको लिया है। y मतलब log k और x की जगह पर 1/t और m की जगह पर यहाँ पर -e/2.303 r है। तो y इक्वल टू mx प्लस c ये एक सीधी रेखा को या सरल रेखा को प्रदर्शित करता है जिसका ढाल m होता है। तो उसी रूप में हमने इस इक्वेशन को लिखा है, और यहाँ पर m की जगह पर जो वैल्यू आ रही है e/2.303 r, वो अभिक्रिया का ढाल है, यानी अब ढाल बराबर e/2.303 r आ गया। तो यदि हम x एक्सिस पर 1/t और y एक्सिस पर log k को प्लॉट करें तो ये एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि ऊपर से नीचे तक आएगी, यानी इसका ढाल नेगेटिव आएगा। यदि सीधी बढ़ती हुई रेखा होती है तो ढाल पॉजिटिव होता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ऊपर से नीचे तक एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका कि ढाल नेगेटिव होता है और इसकी वैल्यू e/2.303 के बराबर होती है। तो यदि हमारे पास ढाल पता है तो हम e की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।
दूसरी विधि है टेम्परेचर से। यहाँ पर उसी क्वेश्चन को यदि हम, जो पहली वाली क्वेश्चन थी, इसको हम दो अलग अलग ताप T1 और T2 पर लिखें तो हम इसको दो तरीके से इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 के रूप में लिख पाएंगे। और यदि हम इन दोनों को माइनस करें तो इक्वेशन 8 के रूप में लिख सकते हैं, जिसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इक्वेशन 9 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इक्वेशन 9 बता रहा है log K1 अपॉन K2 बराबर E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये रिलेशन यदि आप देखें तो इसमें टेम्परेचर्स आ रहे हैं दो, T1 और T2, और K की वैल्यू आ रही है K1 और K2। यानी यदि दो अलग अलग ताप पर या टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का मान हमको पता है या दिया गया है, तो उससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा की गणना की जा सकती है, क्योंकि R यहाँ पर स्थिरांक है। तो टोटल आप देखें तो दो तो टेम्परेचर के पद हैं, दो वेग स्थिरांक के पद हैं यानी 4, एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 5 और छठा R। तो इसमें से यदि हमें 5 वैल्यूज पता हैं तो छठे की गणना की जा सकती है। तो दो अलग अलग ताप पर यदि हमारे पास वेग स्थिरांकों के मान पता हैं तो इस आर्डिनेस इक्वेशन को यूज़ करके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की गणना की जा सकती है।